आज हम एक बड़े दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हमारे समाज को, हम सबको एक तरह से नींद से जगाने का टाइम आ गया है। एक नए रेनेसा यानी पुनर्जागरण की जरूरत है। और ये कोई छोटी मोटी जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ठीक कर दी और काम हो गया। ये सोच कहती है कि बदलाव की जरूरत बहुत गहरी है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे महसूस करने के तरीके में। बिल्कुल। हमारे पास रेनेसा यूनिवर्सल अ विजन फॉर न्यू ह्यूमनिस्ट सोशल अवेकनिंग से कुछ अंश है और हमारा मकसद है इस सोच की तह तक पहुंचना। ये रेनेसा यूनिवर्सल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है या इसमें आज की दुनिया के लिए कोई ठोस रास्ता भी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और शुरुआत रेनेसा शब्द से ही करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें यूरोप की 15वीं-16वीं सदी याद आती है, जब कला, विज्ञान और सोच में एक क्रांति आई थी। लेकिन यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल एक ज्यादा बड़े कैनवस पर किया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी समाज को हर दौर में जरूरत पड़ती है। जब समाज ठहरा हुआ महसूस करने लगता है, जब लगता है कि हम नैतिक या बौद्धिक रूप से कहीं फंस गए हैं। और स्रोत के मुताबिक आज हम ठीक उसी दौर में हैं। नैतिक पतन, बौद्धिक ठहराव, समाज को बांटने वाली ताकतें, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इसी के जवाब में श्री प्रभात रंजन सरकार ने 25 जनवरी 1958 को इस संगठन की नींव रखी थी। मकसद था इन समस्याओं का हल खोजना। हाँ, और हल भी कोई ऊपर ऊपर का नहीं। ये सिर्फ सिस्टम बदलने की बात नहीं है, ये इंसान की चेतना को, उसकी सोच को विकसित करने की बात है। अच्छा, तो फिर इस नए समाज की तस्वीर कैसी होगी? स्रोत में सार्वभौमिक मानवतावाद, समतावाद, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब बातें हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूंगी तो ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर लगभग हर राजनीतिक विचारधारा इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो इस दर्शन में ऐसा क्या अलग है जो इसे सिर्फ एक और यूटोपियन सपना होने से बचाता है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब छिपा है नव मानवतावाद या नियो ह्यूमैनिज्म के कॉन्सेप्ट में। ज्यादातर विचारधाराएं इंसान को केंद्र में रखती हैं, हम इंसान और बाकी सब। लेकिन यह दर्शन इस दायरे को तोड़ देता है। ये कहता है कि इस धरती पर सिर्फ इंसानों का हक नहीं है, इस दायरे में जानवर, पौधे, नदियां, पहाड़ सब आते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहां हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा हैं, एक बड़े परिवार का हिस्सा। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ इंसानों के बीच समानता की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंसान और बाकी जीव जंतुओं के बीच एक सामंजस्य की बात कर रहा है। ये तो आज की क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस की बहसों से सीधे सीधे जुड़ता है ना, जहां हम इंसान को प्रकृति का हिस्सा मानने की बात कर रहे हैं, मालिक नहीं। बिल्कुल, यही इसकी सबसे अनोखी और प्रगतिशील बात है। ये सिर्फ बाहरी व्यवस्था नहीं बदलना चाहता, ये हमारे अंदर की सोच बदलना चाहता है। मैं से हम और हम इंसानों से हम सब जीव। स्रोत बताता है कि इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। करीब 7000 साल पहले सदाशिव ने पहला पुनर्जागरण लाया, फिर यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ जिसने विज्ञान और तर्क के दरवाजे खोले। अब जरूरत एक सार्वभौमिक पुनर्जागरण की है, जो आज की वैश्विक समस्याओं जैसे शोषण, गरीबी और आध्यात्मिक खालीपन का जवाब दे सके। इसका मतलब ये है कि इस दर्शन के हिसाब से असली तरक्की तब होगी जब हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने आसपास के पूरे जीवन की परवाह करना सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, लेकिन वो सवाल ये है कि इस इतने बड़े बदलाव की चिंगारी लगाएगा कौन? और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही अनपेक्षित मोड़ लेती है। आमतौर पर जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राजनेता, अर्थशास्त्री या एक्टिविस्ट आते हैं। लेकिन ये दर्शन कहता है कि इस क्रांति के लीडर होंगे कलाकार, लेखक और बुद्धिजीवी। ये तो कमाल की बात है। मतलब समाज को बदलने की जिम्मेदारी कवियों और चित्रकारों के कंधों पर डाली जा रही है। ये अव्यावहारिक नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसके लिए एक संस्था भी है, रेनेसा आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स एसोसिएशन यानी RAWA, और इसका मूल मंत्र ही सब कुछ कह देता है। कला कला के लिए नहीं बल्कि कला, सेवा और परमानंद के लिए। कला, सेवा और परमानंद के लिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि कला का इस्तेमाल एक तरह के प्रोपेगेंडा के लिए किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा का मतलब यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सहानुभूति है। इसका मतलब है
कि कलाकार अपनी कला से लोगों की दबी हुई आवाज़ों को जुबान दे, उनकी उम्मीदों, उनके सपनों और उनके डर को कैनवस पर उतारे या शब्दों में पिरोए। कला सिर्फ मनोरंजन का साधन ना हो, बल्कि समाज का आईना बने। और सिर्फ वो आईना नहीं जो दिखाता है कि समाज कैसा है, बल्कि वो आईना भी जो ये दिखाए कि समाज कैसा हो सकता है। तो एक कलाकार की भूमिका सिर्फ एक एंटरटेनर से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो समाज का एक एक्टिव सदस्य बन जाता है। बिल्कुल, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी कला को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, लोगों को अंधविश्वास और कट्टरता के अंधेरे से बाहर निकालें। और ये सब नफरत से नहीं, बल्कि प्यार, करुणा और उम्मीद की भाषा में करें। सोचिए जरा, एक गाना जो लोगों को एकजुट कर दे, एक कविता जो दिलों में क्रांति की आग जला दे, या एक फिल्म जो समाज की किसी कड़वी सच्चाई पर सोचने को मजबूर कर दे। उसकी ताकत किसी भी राजनीतिक भाषण से कहीं ज्यादा हो सकती है। स्रोत में श्री प्रभात रंजन सरकार का एक बहुत शक्तिशाली कथन है, वे अर्थात कलाकार वर्तमान के प्रकाश स्तंभ है, अतीत के चारण हैं और भविष्य के दूत हैं। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। अतीत के चारण मतलब वो जो हमें हमारी जड़ें, हमारी कहानियां याद दिलाते हैं ताकि हम भटक ना जाएं। सही। वर्तमान के प्रकाश स्तंभ मतलब वो जो आज की सच्चाइयों पर रोशनी डालते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं जब हम अंधेरे में होते हैं। और भविष्य के दूत मतलब वो जो हमें एक बेहतर कल की उम्मीद देते हैं, जो अपनी कल्पना से एक ऐसी दुनिया रचते हैं जिसे देखकर हमें लगे कि हाँ, यहाँ तक पहुँचना मुमकिन है। ये तो कलाकारों को समाज के संरक्षक, एक तरह से गार्डियन की भूमिका में देखता है। और यही इस दर्शन का निचोड़ है कि समाज का असली थर्मामीटर उसकी जीडीपी या उसकी सैन्य ताकत नहीं, बल्कि उसकी कला है। जैसी कला वैसा समाज। अगर कला गहरी है, संवेदनशील है और मानवीय मूल्यों से जुड़ी है, तो समाज भी जिंदा है। अगर कला सिर्फ सतही मनोरंजन तक सिमट गई है, तो समझ लीजिए कि समाज कहीं ना कहीं अपनी आत्मा खो रहा है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कलाकार समाज का विवेक बने, प्रकाश स्तंभ बने। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर कोई कलाकार खुद ही अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो वो समाज के लिए इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगा? क्या ये दर्शन इस जमीनी हकीकत पर भी बात करता है? और आपका ये सवाल सीधे इस दर्शन के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है, इसके ठोस लक्ष्य। क्योंकि महान विचार तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें जमीन पर उतारने का कोई प्लान ना हो। ये दर्शन सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात करता है। अच्छा, तो क्या है वो ठोस कदम? इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो दार्शनिक स्तर पर है, नवमानवतावाद के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और हर तरह के संकीर्ण सोच, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, राष्ट्र के नाम पर हो या जाति के नाम पर, उसका विरोध करना। इसमें एक बहुत ही भविष्यवादी बात भी है, पौधों और जानवरों की मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक क्षमताओं को समझना और उनका उपयोग करना। एक मिनट, पौधों और जानवरों की मनोवैज्ञानिक क्षमताएं? ये तो विज्ञान से ज्यादा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। आज लग सकता है, लेकिन ये उस गहरी सोच का प्रतीक है कि हम प्रकृति को सिर्फ एक वस्तु के तौर पर नहीं देख सकते। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में चेतना के कई स्तर हैं और हमें उन सब के प्रति संवेदनशील होना होगा। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से जानें। ठीक है, ये दार्शनिक पक्ष हुआ। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है सामाजिक और नैतिक कार्रवाई, यानी सिर्फ सोचना नहीं, करना भी है। इसके तहत दुनिया भर के नैतिकतावादियों के लिए एक मंच बनाना, भ्रष्टाचार और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें और अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सकें। ये एक्टिविज्म की बात करता है। और तीसरा हिस्सा, जिसके बारे में मैंने शुरू में पूछा था, यानी कलाकारों की व्यवहारिक मदद? हाँ, और ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये दर्शन जमीन से कितना जुड़ा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रह के संसाधनों का अधिकतम उपयोग और तर्कसंगत वितरण होना चाहिए ताकि कोई भूखा ना सोए। और खास तौर पर गरीब और रचनात्मक कलाकारों को संरक्षण देने की बात है। संरक्षण किस तरह का? बहुत ही ठोस। इसमें जरूरतमंद बुजुर्ग कलाकारों और लेखकों के लिए एक पेंशन फंड बनाने का जिक्र है। कलाकारों के लिए एक संकट राहत कोष बनाने का सुझाव है ताकि मुश्किल समय में उन्हें मामूली ब्याज दर पर कर्ज मिल सके। कला प्रदर्शनियों, संगीत अकादमियों और नाटक क्लबों को बढ़ावा देने की बात है। मैं जिस बात पर आकर रुक गई वो ये है कि इसमें कलाकारों के लिए पेंशन फंड और लोन की बात की गई है। अक्सर ऐसे बड़े बड़े दर्शन जमीनी हकीकत भूल जाते हैं।
ये देखकर लगता है कि इसे सोचने वाले ने सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि एक कलाकार की जिंदगी की मुश्किलों को भी समझा है। ये कला और कलाकार दोनों का सम्मान है। बिल्कुल, ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश है जहां रचनात्मकता और करुणा एक साथ पनप सकें। जहां एक तरफ नव मानवतावाद का इतना ऊंचा दर्शन है, वहीं दूसरी तरफ एक जरूरतमंद कलाकार के लिए पेंशन फंड की व्यवहारिक चिंता भी है। यह दर्शन को कर्म से जोड़ता है। यह सिर्फ यह नहीं कहता कि कला महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कलाकार सम्मान के साथ जी सकें और अपनी कला को समाज के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? आज की इस पड़ताल से ये तो साफ है कि रेनेसांस यूनिवर्सल सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है। यह सामाजिक बदलाव का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और समग्र दृष्टिकोण है। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। जहां प्रगति का पैमाना सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों की खुशी और संतुष्टि भी हो। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव की मशाल नेताओं या उद्योगपतियों के हाथ में नहीं, बल्कि कलाकारों और विचारकों के हाथ में देता है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव हमेशा राजनीतिक गलियारों से नहीं आते। अक्सर उनकी शुरुआत एक कविता, एक गीत या एक विचार से होती है जो लोगों के दिलों को छू जाता है। और यहीं पर हमारे लिए आज का सबसे बड़ा सवाल छिपा है। स्रोत कलाकारों और विचारकों को समाज के सजग प्रहरी के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। आज की दुनिया को देखिए, हम डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया और अब एआई जनित कला से घिरे हुए हैं। हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इस नई दुनिया में रचनात्मकता के साथ सामाजिक विवेक या जिम्मेदारी जोड़ने का क्या मतलब है? क्या आज के इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी इस परिभाषा में आते हैं? शायद। सवाल यह है कि आज के समय में अतीत के चारण और भविष्य के दूत कौन हैं? उनकी आवाज कैसी होनी चाहिए? क्या उनकी आवाज सिर्फ लाइक्स, शेयर्स और वायरल होने के शोर में गुम हो रही है, या उसमें समाज के प्रति कोई गहरी जिम्मेदारी भी है? ये दर्शन हमें सोचने के लिए एक पैमाना देता है। क्या हमारी रचनात्मकता सिर्फ स्व के लिए है, या उसमें सेवा और परमानंद का भी कोई भाव है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।